क्या ऑटिज्म और एडीएचडी क्योरेबल है? एडीएचडी का मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आज की तारीख में हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं और करीब 2 से 3 करोड़ एडीएचडी के बच्चे हैं। एक टाइम पे याद कीजिए, मेरी उम्र के लोग, ये दोनों के दोनों बीमारियां डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर थे ही नहीं, बिल्कुल शून्य थे। और अब सवाल आता है कि ये बीमारी इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है और इसको ठीक कैसे किया जाए। क्या ये ठीक हो सकता है? डेफिनेटली ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। और इसके सबूत के तौर पे 30 नवंबर यानी कि राजीव दीक्षित जयंती के दिन हमने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली में मावलंकर ऑडिटोरियम में। और इस कार्यक्रम में ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जो ऑटिज्म से कई सालों से पीड़ित थे, एडीएचडी से उनके पेरेंट्स परेशान थे, वो आए। और ये वो बच्चे थे जिन्होंने हमारा बताया हुआ कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल फॉलो किया। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरा कार्यक्रम, और ये 3.5 घंटे का कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ऑटिज्म और एडीएचडी घर बैठे ही बिना किसी आउटसाइड केमिकल के आराम से ठीक हो सकता है और पूरी तरह ठीक हो सकता है और थोड़े दिन में ठीक हो सकता है। और इसी कार्यक्रम में मैंने पेश किया हमारे 1001 इसी प्रकार के बच्चे जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, उनका ऑब्जर्वेशन स्टडी। उस ऑब्जर्वेशन स्टडी के माध्यम से मैं बताया कि किस प्रकार घर बैठे ही थोड़े बहुत बदलाव करके बच्चे ठीक हो सकते हैं और हो रहे हैं। और अगर आपको ये वाला कार्यक्रम का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो देखना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो अब ये वो बच्चे थे जिन्होंने हमसे पेरेंट जुड़े और जैसा जैसा हम कैन प्रोटोकॉल के अंतर्गत बताते गए वो फॉलो करते गए और अपने अपने घर पे रह के ही मुफ्त में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। और यही नहीं, जो अलग अलग तरह के दवाइयाँ वो ले रहे थे, चाहे वो अलग अलग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई दवाइयाँ हो या सीजर को प्रिवेंट करने की दवाइयाँ हो या एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हों, वो सारी उनकी बंद हो गई। और वो जो थेरेपीज़ कर रहे थे, चाहे वो स्पीच थेरेपी है या फिर वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो सारी भी बंद हो गई। तो खैर कुल मिला के अब सबूत है कि ये ठीक हो सकता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है ऑटिस्टिक और एडीएचडी का, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है कि आप घर पे ही क्या करें कि आपका बच्चा ठीक हो जाए। उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये हमने रिलीज़ किया 30 नवंबर को, क्योर ऑटिज्म नाउ यानी कि ऑटिज्म से आज़ादी। ये पूरा कैन किट है। ये किट के 3 पार्ट है। एक पार्ट तो ये किताब है जो आप देख रहे हैं, और किताब के साथ ये एक पोस्टर है। ये पोस्टर में 5 डूज और 5 डोंट जो कि पेरेंट्स को अपने घर में लगा के रखना है, ताकि हर पल याद रहे कि क्या 5 बातें जो नहीं करनी है, जिसकी करने की वजह से बच्चा जो हेल्दी पैदा हुआ था वो धीरे धीरे ऑटिज्म के जाल में फंस गया। और 5 क्या डूज हैं जो करना है हमेशा, जिससे बच्चा इस ट्रैप से बाहर निकले। तो ये पोस्टर, और साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कैन ट्रैकर्स डायरी है। ये ट्रैकर डायरी आपको मुझसे मेरे कोर टीम से जोड़ता है 1 महीने के लिए। इस ट्रैकर डायरी में पहले पन्ने पे आप अगर देखें इसको, ये एक कोड दिया हुआ है, ये यूनिक कोड है, कूपन कोड है। ये कूपन कोड बहुत महत्वपूर्ण है। ये कूपन कोड को आपको स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके bishrup.com/autism में जाके एक बैट फॉर्म भरना है, BAT बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट फॉर्म। और बैट फॉर्म भरने के दौरान इस नंबर का यूज़ करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि आपके पास ये ट्रैकर डायरी है, ये पूरी किट है। ट्रैकर डायरी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ट्रैकर डायरी 1 महीने तक आपके बच्चे की ट्रैकिंग के डिटेल्स इसमें आपको डालने हैं। उस ट्रैकिंग की डिटेल से हमें ये समझ आएगा कि आपके बच्चे के में कैन प्रोटोकॉल किस प्रकार हम फॉलो करें टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। याद रखिए, ऑटिज्म और एडीएचडी कोई एक बीमारी नहीं है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चों में स्पीच नहीं आती, कुछ बच्चों में टो वॉकिंग होती है, कुछ बच्चे सिर्फ तिरछा देखते हैं, कुछ बच्चों में ऑकवर्ड वॉकिंग होती है, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे नॉन ईडेबल चीज़ें भी खा लेते हैं, कुछ बच्चों को नाम बुलाएं तो वो सुनेंगे नहीं, कुछ बच्चों का स्लीप पैटर्न पूरी तरह डिस्टर्ब होता है। तो करीब 50 तरह के पैरामीटर्स होते हैं और सारे पैरामीटर सारे बच्चों में नहीं होंगे। उनमें से कोई 15 पैरामीटर उनमें होंगे, किसी में कोई 20 होंगे, लेकिन उन्हीं को आपको ठीक करना है। तो वो ट्रैकिंग इसमें होती है एवरी वीक वाइज। पहला फर्स्ट वीक फॉर एग्जांपल
फर्स्ट वीक का कॉलम है, ये फर्स्ट वीक का कॉलम है, फिर सेकेंड वीक का कॉलम है, थर्ड का कॉलम है एंड फोर्थ का कॉलम है। इस तरह से वीकली ट्रैकिंग होगा। इसका ट्रैकिंग का इसका नाम है पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन टेस्ट। हर हफ्ते आपको इसमें भरना है और हर दिन आपको भरना है डेली ऑब्जर्वेशन ट्रैकर, DOT, और डेली हर दिन जो कैन प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं, कितना प्रतिशत आपने नीम थेरेपी फॉलो किया, कितना प्रतिशत DIP डाइट फॉलो किया, कितना प्रतिशत 0 वोल्ट थेरेपी फॉलो किया कि नहीं किया, ये सारा आपको इसमें लिखना है हर दिन। और हर दिन आपके बच्चे के छोटे छोटे बदलाव जो आप देख रहे हैं उसको भी यहाँ भरना है। ये ट्रैकिंग डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को तेज़ी से इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कूपन कोड के माध्यम से आप मुझसे जुड़ेंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिस ग्रुप में आप और आप जैसे और भी पेरेंट्स ऑलरेडी जुड़े होंगे और हमारी कोर टीम जुड़ी होगी। और तब इस ट्रैकिंग डायरी की मदद से आपके बच्चे को कस्टमाइज तरीके से हम गाइड कर पाएंगे, आपको गाइड कर पाएंगे, ताकि आप बच्चों में बदलाव लाएं। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो किताब है, इसके अंदर ऑटिज्म से आज़ादी, ये किताब में क्या है। ये किताब एक बाइबल बोल सकते हैं ऑटिज्म को ठीक करने के लिए, ADHD को ठीक करने के लिए। अब इस किताब की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेज नंबर 1 में अगर जाएंगे तो आपको स्क्रीन पे एक फुटबॉल नज़र आ रहा है। बच्चा भी एक फुटबॉल की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है। फुटबॉल के बस में ये नहीं है कि वो उसको गोल गोल पोस्ट के अंदर जाना है या सीधे ग्राउंड से बाहर ऑडियंस के पास जाना है। वो तो बस पहुंच गया, वो तो आसपास का जो जो लोग हैं वही डिसाइड करते हैं। एक बीच के बस में अक्सर नहीं है कि वो कहाँ जाके गिरेगा, वो तो आसपास का एनवायरनमेंट, वो हवा, वो तेज या फिर कोई एनिमल बर्ड उसको जहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगी वहाँ जाएगा। और अगर वो कोई बंजारी जगह पे वो ट्रांसपोर्ट हो गया, वो चाहे कितना भी उपजाऊ बीज क्यों ना हो, वो वहाँ पे खिल ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह से एक बच्चा जब पैदा होता है इस फुटबॉल की तरह है, और उस बच्चे में क्या हमने किया, कैसे वो ऑटिस्टिक बना, ये डायग्रामेटिकली पेज नंबर 1 पे है। और इसमें आप देख रहे हैं पेज नंबर 1 पे सबसे बड़ा कारण वैक्सीन है, और उसके अलावा ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स, अलग अलग तरह की दवाइयाँ जो बच्चों को दी जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल दवाइयाँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो पहले नहीं था आजकल है, जैसे मोबाइल की रेडिएशन या EMF, और इसके अलावा एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड ग्लूटेन, यानी कि गेहूं का जो ग्लूटेन है वो भी एक बड़ा कारण है। स्टिमुलेंट्स, अलग अलग तरह के फूड स्टिमुलेंट, ये भी कारण है। तो ये 5 कारण है जिसको हमने आगे वाले पेजेस में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। इसमें सबसे बड़ा कारण वैक्सीन है। आप इसी किताब के पेज नंबर 24 में जाएंगे तो आप देखेंगे सारे सबूत कि जब आप अपने बच्चे को 25-30 वैक्सीन लगाते हैं, जो कि आजकल लगाया जा रहा है, तो उस 25-30 वैक्सीन के माध्यम से आप अपने बच्चे को डेंजरसली वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम इंजेक्ट करते हैं एंड डेंजरसली वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ मर्करी इंजेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली कितना, कैसे, कौन कौन से वैक्सीन से, वो भी सारा डिटेल में आप देख ही रहे हैं। पेज नंबर 33 में एल्युमिनियम के बारे में, पेज नंबर 36 में मर्करी के बारे में, और उसके जिससे आप बच्चे के अंदर ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं कि बच्चे का जो गट ब्रेन एक्सेस वो बिगड़ जाता है, लीडिंग टू एक हेल्दी बच्चा जिसके माइलस्टोन पहले ठीक थे, यानी कि थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था, रेस्पॉन्ड करने लगा था, बाकी बच्चों की तरह सब कुछ ठीक था, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। तो खैर आगे पेज में है कि आप में से जो पेरेंट्स सोचते हैं तो क्या बच्चे को वैक्सीन ना दें, तो वैक्सीन से तो कई सारी बीमारियां से प्रिवेंशन मिलती है। अगर ये डाउट थोड़ा भी आपके दिमाग में है तो आपको पेज नंबर 42 से 45 तक जाना है, और इसके आंकड़े अगर देखेंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वैक्सीन की मदद से किसी भी तरह की बीमारी में कोई प्रिवेंशन हुई नहीं, अगर आप डेटा को देखें। आगे इसी किताब में पेज नंबर 52 से लेकर 66 में उन दवाइयों के बारे में हमने बात की जो बचपन में बच्चे को दी जाती है, जिससे न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज हो सकते हैं या हो जाते हैं, उसके सारे सबूत यहाँ पे दिए हुए हैं इसी किताब में। अगर आगे जाते हैं पेज नंबर 95, अब आता है हमारा सेकेंड मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल है कि क्या करें। पहले तो पता चल गया क्या किया जिससे बच्चा ऑटिस्टिक हो गया या ADHD का शिकार हो गया, अब क्या करें कि वो ठीक हो जाए। इसमें एक सन की पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये है पेज नंबर 95, और सन में ही कुछ बातें इसमें दिख रही हैं, जिसमें मुख्य है नीम थेरेपी।
नीम थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। DIP डाइट इंपॉर्टेंट है, 0 वोल्ट थेरेपी इंपॉर्टेंट है, और फर्मेंटेड ड्रिंक, प्रोबायोटिक ड्रिंक इंपॉर्टेंट है, और कोकोनट फैट बच्चे को देना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 मुख्य बातें एक डायग्राम के फॉर्म में आपको समझा दिया गया है, लेकिन आगे के पेजेस में बड़े डिटेल में साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 97 में जाएंगे तो नीम थेरेपी कैसे देना है, अलग अलग उम्र के हिसाब से कितना डोज में देना है, किस प्रकार और कब, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारे एविडेंस बेस्ड तरीके से आप यहाँ देख पाएंगे। देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। पेज नंबर 107 में जाएंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इट इज़ कॉल्ड ग्राउंडिंग। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि बच्चे नंगे पैर मिट्टी में, घास में उसको खेलने देना। जब ऐसा हम करते हैं तो अधिकतर पेरेंट बताते हैं कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी 3-4 दिन में ही बड़ी तेजी से मैजिकली गायब होने लगती है। अब पेज नंबर 114 में चलते हैं, और 114 में इस पेज में दिया गया है कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है में सबसे बड़ी गलती करते हैं जो पेरेंट्स, कि बच्चा जब ADHD के ट्रैप में फंस जाता है, ऑटिज्म के ट्रैप में फंस जाता है, तो साथ ही साथ उसको धकेल देते हैं स्पीच थेरेपी सेंटर में या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर में। और इसमें हमने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में कि ये जो स्पीच थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये बच्चे के लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद तो होती ही नहीं है, उल्टा बच्चे को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। जैसे आप देख रहे हैं पेज नंबर 114 में यहाँ पे दिया हुआ है कि वेटेड ब्लैंकेट थेरेपी, यानी कि बच्चे को एक पत्थर से भरा हुआ ब्लैंकेट ओढ़ दिया जाता है ताकि बच्चे की मूवमेंट ना हो, और इससे वो दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए जी बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो गई। ठीक इसी तरह बच्चे के पैरों में भी पत्थर बांध दिए जाते हैं, बड़े बड़े 7-7 kg के ऑन एवरेज, और जिससे ये बताते हैं कि ये तो एक थेरेपी है। ये सारे रिडिकुलस चीज़ें हैं जिससे पेरेंट्स के पैसे तो जाते ही हैं और बच्चे को भी टॉर्चर होता है। आगे पेज नंबर 140 से 144 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि याद रखिए हमारी दुनिया में आज भी 10% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोई भी वैक्सीन कभी भी नहीं ली, और जब भी स्टडी की गई बिटवीन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, तो हमेशा देखा गया अनवैक्सीनेटेड बच्चों में ना तो कभी ऑटिज्म पाया गया, ना कभी ADHD पाया गया, ना कभी डायबिटीज़ टाइप 1 पाया गया, और इसी प्रकार कई सारी बीमारियां उनमें होती ही नहीं है, ज़ीरो। जबकि वैक्सीनेटेड बच्चों में, जिन बच्चों ने ज़्यादा वैक्सीन लगाए, उन बच्चों में ये सारी बीमारियां अधिक होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज अधिक होती है। इस बात से एक बात आपको समझ आ गई होगी कि सबसे बड़ा जो कल्पिट है वो वैक्सीन ही है, और सारे एविडेंसेस पेज नंबर 140 से लेके 144 तक है। 144 वाला ग्राफ देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं पेज नंबर 155, और ये आ गया आपका तीसरा मॉड्यूल। तीसरे मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि अपने किचन में क्या क्या बदलाव करना है। किचन के लिए 50 तरह के अलग अलग तरह के रेसिपीज़ हैं जो बच्चे के लिए दवा की तरह काम करेगी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दवा है पेज नंबर 172 से लेकर 176 तक, दैट इज कॉल्ड प्रोबायोटिक ड्रिंक। प्रोबायोटिक ड्रिंक यानी कि ऐसे ड्रिंक जो घर पे बनाना है, जिसे फर्मेंटेड ड्रिंक भी बोल सकते हैं, जिसको ड्रिंक बनाते वक्त उसके अंदर गुड बैक्टीरिया आएंगे और सीधा जब वो बच्चे को देंगे तो बच्चे का जो सेकंड ब्रेन है, जिसे गट ब्रेन भी बोलते हैं, उसमें अच्छे बैक्टीरिया आएंगे, और सेकंड ब्रेन ही अपने प्राइमरी ब्रेन को सिग्नल देता है, तो गट ब्रेन एक्सिस जो बिगड़ गया था, विच लेड टू ऑल दिस प्रॉब्लम, वो रिवर्स होने लगती है बड़ी तेजी से। अब जो प्रोबायोटिक ड्रिंक है वो कई प्रकार के होते हैं, और उनमें कई बच्चों को एक प्रकार को ज़्यादा सूट करता है, कई को दूसरा प्रकार ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आपको हमारे इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि आपके पास कैरेंट ट्रैकर डायरी का वो कूपन कोड है, और हम आपको 1 महीने तक असिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक इमरजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेज नंबर 233, दैट इज़ अ फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल के पहले हिस्से में हम टर्शरी सिम्टम की बात कर रहे हैं। टर्शरी सिम्टम मतलब ऐसे बच्चों में अस्थमा ज़्यादा होता है, ऐसे बच्चों में फिट्स ज़्यादा पड़ते हैं, ऐसे बच्चों को बुखार खांसी जुकाम ज़्यादा होता है, दांत की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और इस तरह से IBS ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, कई सारे ऐसी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं जो आम बच्चों में नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, अगर तो आ जाए, तो आपको क्या काम करना है, वो उस पर ये फोर्थ मॉड्यूल है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेज नंबर 249 पे जाएंगे तो यहाँ पे फिट्स अगर पड़ गया बच्चे को, तो उस वक्त क्या करना है। फिलहाल आप क्या करते हैं, फिट्स पड़ते ही आप घबरा जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट कराते हैं। आपने गौर किया होगा 2-4 दिन एडमिट जब बच्चा होकर आता है तो बच्चा और सुस्त हो जाता है, उसके ऑटिज्म और ADHD के जो प्राइमरी सिम्टम वो और बिगड़ जाते हैं, है ना। तो जबकि ये फिट्स को आप एक ही मिनट के अंदर या आधे कुछ सेकंड के अंदर वहीं हॉल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए, जैसे कि आप पेज नंबर 249 में पढ़ सकते हैं, लाल मिर्च का तेल। लाल मिर्च का तेल हम बोलते हैं, ऐसे पेरेंट्स को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। लाल मिर्च के तेल को नाक में जैसे ही सूंघाएंगे तो आप देखेंगे
मोस्ट लाइकली बच्चे का जो फिट्स है वहीं हॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े से बड़े दिखने वाली इमरजेंसी को आसानी से हम घर पे ठीक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से पेज नंबर 256 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को फीवर हो जाए तो आपको क्या करना है, ताकि पैरासीटामोल बिना दिए फीवर को हम रोक पाएँ। याद रखिए पैरासीटामोल एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है जिससे ऑटिज्म का रेट बढ़ जाता है, ये सिद्ध है। इसके सारे सबूत हमने इसी किताब में दिए हुए हैं और इसमें तो किसी भी तरह का पैरासीटामोल फीवर के लिए कभी भी पैरासीटामोल किसी भी इंसान को नहीं लेना चाहिए, और लेंगे तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज बच्चों में हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज बच्चों में हो सकता है, बड़ों में एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है और कैंसर हो सकता है। तो फिर क्या करें, फीवर को कैसे ओवरकम करें? तो फीवर थेरेपी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन यूज़ करते हैं, जिसमें गर्म पानी में पैरों को डुबोना होता है। आप बच्चे के उम्र के हिसाब से कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो चार्ट आप देख रहे हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, एविडेंस बेस्ड तरीके से ये दिया हुआ है, और जिससे आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट में बच्चे का फीवर गायब हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको समझना होगा कि ऐसे बच्चों में एक्जिमा ज़्यादा होता है, यानी कि स्किन डिजीज़ ज़्यादा होता है। तो पेज नंबर 266 में उसका जो निवारण है वो दिया हुआ है, किस तरह से नीम के पत्तों का, नीम के छाल का आप लेप बनाएं, नीम के तेल का लेप बनाएं, और लेप को किस तरह से लगाना है, कितनी देर लगाना है, ये साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं पेज नंबर 269, दांतों की दिक्कत। दांतों की दिक्कत भी ऐसे बच्चों में ज़्यादा होती है। दांतों का दर्द फॉर एग्जांपल अगर हुआ तो उस वक्त बिना किसी दवाई के बच्चे को रिलीफ कैसे देना है, उसके लिए क्लोव, लौंग का इस्तेमाल करना है, लौंग के तेल का। अब वो लौंग का तेल कितना देना है, कितना डाइल्यूट करना है कोकोनट ऑयल के साथ, वो अलग अलग बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से वो पूरा टेबल चार्ट दिया हुआ है। तो इससे आप ये, यानी कि एक चेकलिस्ट है जिससे कुछ सामान आपको घर में रखना है। लौंग का तेल, लाल मिर्च का तेल, नीम का तेल, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर, एक किट आप बना के रख लेंगे ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, मान लो बच्चे को खांसी और जुकाम आया, तो उसके भी ये रेमेडी यहीं पे इसी मॉड्यूल में दिया हुआ है। किस तरह से आपको काढ़ा बनाना है, उस काढ़े में कितना अदरक डालना है और कितने बाकी किचन रेसिपीज डालनी है, और कितने डोज में पिलाना है, कितने टेम्परेचर में पिलाना है। ये छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं, बट ये वास्ट डिफरेंस ला सकता है। बेसिकली आप खुद ही अपना डॉक्टर बने, खुद ही अपने बच्चे के लिए डॉक्टर बने। इसी 4th मॉड्यूल के अगले भाग में जाएंगे तो वो 277 पेज नंबर आप देख रहे हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन स्टडी है। 1001 ऐसे बच्चे जिन्होंने ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, उन पे हमने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। वो ऑब्जर्वेशन स्टडी में करीब 10 देशों के बच्चे शामिल हुए जिन्होंने लगभग 26 दिन तक 10 प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल फॉलो किया, और 100% तो नहीं फॉलो किया, 71% ऑन एवरेज फॉलो किया। तो उनमें जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है वो आप देख रहे हैं पेज नंबर 283। पेज नंबर 283 को ध्यान से आप स्क्रीन पे देखेंगे तो टो वॉकिंग करीब 73% रिड्यूस हो गई, मतलब ऑन एवरेज। कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की पूरी तरह रिड्यूस हो गई, कुछ बच्चों की 40% रिड्यूस हुई, तो एवरेज रिडक्शन इज 73%। सिमिलरली ऑकवर्ड वॉकिंग 54% रिडक्शन हो गया, तो 26 दिन के अंदर। लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट, ऐसे बच्चों में आई कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है, लेकिन लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट की समस्या लगभग 49% रिडक्शन हो गया 26 दिन के अंदर ही। इस तरह से जो प्राइमरी लक्षण होते हैं, जैसे डिलेड स्पीच, जो स्पीच बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन 26 दिन के अंदर ही 32% उसमें इंप्रूवमेंट आ गया। यहाँ पे मेंशन करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ बच्चों में 100% इंप्रूवमेंट आ गया, स्पीच बिल्कुल नॉर्मल हो गई। एट द सेम टाइम कुछ बच्चों में 20% इंप्रूवमेंट हुआ, तो एवरेज इंप्रूवमेंट 32% इस ऑब्जर्वेशन स्टडी में आया। अब इसके 2 पेज आगे जाएंगे तो 2 पेज आगे ये आएगा, 288 पेज नंबर में आप देख रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी पैरामीटर्स, जैसे सेल्फ इंजरी। ऐसे बच्चे अपने आप को बहुत हर्ट करते हैं, अपना सिर ही कई बार दीवार में मार देते हैं, खुद को इंजर करते हैं। लेकिन ये प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद 61% इसमें रिडक्शन आ गया ऑन एवरेज। कुछ बच्चों का पूरी तरह ठीक हो गया, कुछ बच्चों का 40% इंप्रूवमेंट हुआ, 30% इंप्रूवमेंट हुआ, 80% इंप्रूवमेंट हुआ, एवरेज इंप्रूवमेंट इज 61%। सिमिलरली परसिस्टेंट टायर्डनेस, हमेशा थके हुए रहना, ऐसे बच्चों की थकान में रिडक्शन 58% हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टर्शियरी सेकेंडरी सिम्टम में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो गया अलग अलग पैरामीटर में। अब आते हैं पेज नंबर 291, आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। इसमें ऐसे बच्चों में, जैसे मैंने बताया, अस्थमा या फिट्स या फीवर या दांतों की दिक्कत बाकी बच्चों से अधिक होती है,
और जब उन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया तो सरप्राइजिंगली 83% रिडक्शन इन अस्थमा, यानी कि कुछ बच्चों का तो 100% अस्थमा ठीक हो गया, कुछ बच्चों का हो सकता है 50% ही ठीक हुआ हो, बट ऑन एवरेज 83% रिडक्शन इन अस्थमा, 76% रिडक्शन इन सीजर। अधिकतर बच्चों का सीजर की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई और दवाई भी बंद हो गई। ठीक इसी तरह से माइग्रेन जो ऐसे बच्चों में अधिकतर होता है, 74% रिडक्शन इन माइग्रेन। और इसी प्रकार आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अलग अलग जो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल बच्चों में भी होते हैं लेकिन ऐसे बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन जब उन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया तो उनमें ये इंप्रूवमेंट आई। तो अगर हम इसको नटशेल में देखें तो नटशेल में ये निकाला हमने निष्कर्ष कि अगर हमारे जो 1001 बच्चे ऑटिज्म और एडीएचडी के, उन्होंने कैन प्रोटोकॉल 26 दिन तक फॉलो किया, ऑन एवरेज 71% ही फॉलो कर पाए, 100% तो फॉलो किया नहीं, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा फॉलो किया, कुछ लोगों ने अधूरा फॉलो किया, तो ऑन एवरेज 71% फॉलो किया। तो उनमें जो एवरेज इंप्रूवमेंट आई है, एवरेज इंप्रूवमेंट यानी कि अक्रॉस द 50 पैरामीटर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, दैट इज अबाउट 52%। इसलिए हम बोलते हैं ये प्रोटोकॉल लगभग 3 महीने तक फॉलो करेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं, और अगर 70-80% फॉलो करेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि 100% पूरी तरह बच्चा ठीक हो सकता है। और अधिकतर काफ़ी सारे बच्चे तो पहले 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो गए, एट द सेम टाइम कई बच्चे जिनको 2-3 महीने भी लगे। तो ये है पूरी बुक। ये बुक जो है किसी बच्चे की ज़िंदगी सुधार सकती है। जो ऐसे पेरेंट्स के दिमाग में जो एक भय है कि हमारे बाद हमारे बच्चे को कौन देखेगा, उसका जवाब है कि आपके बाद नहीं, आपके साथ ही ये बच्चे अपने आप को ही देखेंगे, ये बच्चे आपको भी देखेंगे जैसे बाकी बच्चे देखते हैं। लेकिन उसके लिए बच्चों को पहले ठीक करना होगा, ठीक हम मिलके करेंगे, आप और मैं। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कैन प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल आपके बच्चे के लिए लाभदायक होगा। और अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को ज़रूर बताइए कि स्टेप 1 की ये किताब स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप ऑर्डर करें, विश्वरूप.com/शॉप में जाके। और स्टेप 2 इसमें जो ट्रैकर नंबर है वो ट्रैकर नंबर लेके विश्वरूप.com/autism जो स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक है उसमें जाके आप ये ट्रैकर नंबर डाल के एक फॉर्म भरें। एंड स्टेप 3 हमारी टीम, मेरी जो ऑटिज्म की कोर टीम है, आपको कांटेक्ट करेगी और आपको मुझसे, हमारी टीम से जोड़ेगी, और हम 1 महीने तक मिलके, आप और मैं एज ए टीम, बच्चे को हर स्टेप बाय स्टेप, हर दिन स्टेप बाय स्टेप कैन प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ इन 1000 बच्चों की तरह आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक है या एडीएचडी का से ट्रैप्ड है, वो भी बाहर निकल पाएगा, बड़ी आसानी से निकल पाएगा। तो खैर आखिर में इस सारा कुछ ये किट खरीदने से पहले मैं फिर ये आग्रह करूँगा कि जो 30 नवंबर में हमारा कार्यक्रम हुआ था, अभी राजीव दीक्षित जयंती के दिन, जिसमें कैन प्रोटोकॉल वाले कैन किड्स आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, और उनके जो इम्प्रूवमेंट है, उन्होंने स्टेज पे डांस करके दिखाया, स्टेज पे गाना गा के दिखाया, स्टेज पे स्पीच दे के दिखाया, स्टेज पे उन्होंने कई सारे संस्कृत के शब्द बोल के दिखाए। तो वो सारे आप देखिए तो आप हैरान हो जाएंगे कि, और आपको ये समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है या होता है। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और मैं, हम लोग मिलके हर एक बच्चे तक पहुँचेंगे जिनको इस कैन प्रोटोकॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।